PC24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवि जी, महाराष्ट्र की महाभारत पिछली बार इतनी दिलचस्प थी कि नतीजे आने के महीने भर के ऊपर हो गया, लेकिन सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, ये घमासान चलता रहा। अब की बार भी चौसर भिज गई है, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, और इनके चुनावी वायदों की पोटली सामने है। महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी, ये तो बात की बात है। फिलहाल इसकी बिग पिक्चर क्या कहती है, इन वायदों का क्या असर रह सकता है? तो पुनीत, आपको ये वाकई पता होंगे, ये हर शहर में होता है कि कोई एक बहुत पुरानी दुकान होती है, फिर कुछ मनमुटाव हो जाता है या भाइयों में बंटवारा हो जाता है, तो वो दुकान दो में बंट जाती हैं, बीच में से दीवार खिंच जाती है या दो अलग अलग जगह वो दुकान बन जाती है। और फिर जो हर दुकान जो है, वो जो दोनों दुकान है, वो दोनों ही इस बात का दावा करती हैं कि वो असली दुकान है, वही खरा माल बेच रही हैं और वही जो है पुरानी ट्रेडिशनल और परंपरा को लेके आगे दुकान चल रही है। इस तरीके के दावे वो करती हैं। कुछ इस तरह की राजनीति भी महाराष्ट्र में चल रही है। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछली बार भी बहुत राजनीति महाराष्ट्र की रोचक रही। एक बार तो सुबह 6 बजे, जब तक राज्य उठा नहीं तभी मुख्यमंत्री की शपथ हो गई थी। तो अब ये जो बंटवारे वाली राजनीति है, आप ये समझिए कि पिछले चुनाव में वहाँ पर 4 पार्टियाँ थीं, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, एनसीपी थी और शिवसेना थी। लेकिन इस बार बीजेपी कांग्रेस तो बची हैं, लेकिन 2 शिवसेना हो गई हैं, 2 एनसीपी हो गई हैं। अब वो उन्हीं दुकानदारों की तरह दोनों ये क्लेम कर रही हैं कि जी हम असली हैं, और वो दूसरा कह रहा है जी कि हम असली हैं। और साथ इसका क्या अंतर हुआ कि जो पिछली राजनीति से वैसे ही सब लोग कंफ्यूज थे, इस समय कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है, जनता भी कंफ्यूज है कि भाई कौन असली है, कौन नकली है। तो ये सारा सब चल रहा है, पूरा एक खिचड़ी की तरह वहाँ पर पूरी राजनीति चल रही है। लेकिन ये जब इसमें कौन असली कौन नकली, ये तो भाई जनता जिसको जिताएगी वही असली नकली साबित होगा। भले ही आप कितनी इमोशनल अपील कर लीजिए, चाहे कुछ कह लीजिए, लेकिन जो पूरी ये जो चाबी है वो जनता के हाथ में है। अब देखिए, वहाँ पे भी पूरा मैदान सज चुका है और सब ने अपने अपने कैंडिडेट अब वहाँ पर उतार दिए हैं। अब जिसको जितनी सीटें लड़नी थी उसमें भी काफ़ी लड़ाई चली, एंड तक लड़ाई चली। महायुति में थोड़ी कम चली, महाविकास अघाड़ी में ज़्यादा चली। तो ये महायुति महाविकास क्या है, तो जब 6 पार्टियां हो गई तो 3-3 पार्टियों ने मिलके अपने अपने अखाड़े 2 बना लिए, 2-2 गठबंधन बना लिए। महायुति जो गठबंधन है उसमें बीजेपी है, एक शिवसेना है जो कि शिंदे वाली है, और एक एनसीपी है जो कि अजित पवार वाली है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसमें कि कांग्रेस है, और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो ये इस तरीके से दोनों आमने सामने अपनी अपनी सेना लेकर अब खड़े हो गए हैं। और अब वो जो शुरू हुआ है वो हुआ है कि उन्होंने अपनी दुकान सजाकर वोटों की बोली लगाना शुरू कर दिया है। अब सबसे पहले जो महायुति है, जो कि बीजेपी जिसको लीड कर रही है, उन्होंने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया। और जो देखा गया कि जो बीजेपी का जो फॉर्मूला हरियाणा में चुनाव जीतने का रहा, या उससे पहले मध्य प्रदेश में जीतने का रहा, या छत्तीसगढ़ में जीतने का रहा, उसी फार्मूले को लेकर महायुति जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है। वो क्या फार्मूला है? महिला, किसान और युवा। अभी हमने झारखंड की भी बात की थी, तब भी यही बताया था। तो अब उन्होंने कहा जी महिलाओं को वो पहले से ही लाडली बहना योजना, एक उन्होंने लाडली बहन योजना शुरू की थी जिसमें वो 1500 रुपये महिलाओं को दे रहे थे पिछले 4-5-6 महीनों से। अब उन्होंने कहा है कि जी हम इसको बढ़ाकर 2100 रुपये कर देंगे। तो एक ये जो पूरा ट्रेंड चला है महिलाओं को एक डोल देने का, एक पैसा देने का, उससे उन्हें लगता है कि कम से कम जो 50% जो आबादी है वो तो हमारे पाले में आ ही जाएगी। और इसका फ़ायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इसका फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसलिए वो लेके आई है फॉर्मूला। दूसरा उन्होंने कहा कि जो पुलिस कर्मी दल है उसमें हम 25,000 महिलाओं को नौकरी देंगे। तो एक ये दूसरा बड़ा वादा है। वहाँ पर काफ़ी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी काम करती हैं। अगर आपने महाराष्ट्र मुंबई के बारे में जाना हो तो उनको ये वादा काफ़ी लोक लुभावन लग सकता है। दूसरा, उन्होंने किसानों के लिए कहा कि हम यहाँ पे ऋण माफ़ कर देंगे, और जो एमएसपी देते हैं उसमें 20% की सब्सिडी देंगे। दूसरा, वहाँ पर एक शेतकारी सम्मान योजना है जिसमें 12,000 रुपये दिए जाते हैं, उसको उन्होंने कहा जी कि हम बढ़ा के 15,000 रुपये कर देंगे। और भी कई सारी योजनाएं उन्होंने, तो ये महिला हो गई,
किसान हो गई। अब युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए तो उन्होंने ऐसी लॉलीपॉप पकड़ाई है कि सुनने में लगता नहीं कि ऐसा कर पाएंगे। कह रहे हैं जी कि हर महीने हम आपको 25 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख छात्रों को 10,000 की ट्यूशन फी का हम खुद भरेंगे। तो ये इतना बड़ा, क्योंकि युवा एक बहुत एक्टिव है, महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो काफ़ी एक्टिव है जिसमें युवा बहुत पार्ट लेते हैं। तो ये इस तरीके के वादे और भी दूसरे उन्होंने किए हैं करके जो है महायुति मैदान में अड़ गई है। अब महाविकास अघाड़ी के साथ समस्या यह है कि पहले तो जब उनका आपसी गठबंधन चल रहा था, कौन कितनी सीटें उसमें देर हुई उन्हें, कौन कितने कैंडिडेट चुनने में उनको देरी हुई। और अब जो वो वादे क्या करने वाले हैं, हालांकि राहुल गांधी लोकसभा चुनावों की तरह फिर से हाथ में संविधान लेकर, वो लाल किताब लेकर सभा करना उन्होंने शुरू कर दिया है और वो वही पुराने घिसे पिटे वादे फिर से कह रहे हैं कि जी मैं जाति जनगणना कराऊंगा, उससे पता लगेगा कि किसकी जाति में कितना दम है, उसको उसका न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण की जो 50% की जो दीवार है उसको भी मैं तोड़ दूंगा, अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम ज़्यादा देंगे। और लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप राज्यों के चुनाव में जा रहे हैं तो वहाँ की समस्याओं को बात करें, वहाँ की जो जनता क्या बात कर रही है, क्या मांग कर रही है, उसको सुने, उसके हिसाब से अगर बात करें तो ज़्यादा असरदार हो सकता है। अब जब ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया है। वो हिंदुओं को आह्वान कर रहे हैं कि देखो हिंदुओं बंटना नहीं है, अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जो उनका ये नारा चल पड़ा है, जिसको कि ये माना जा रहा है कि जो जाति जनगणना की बात कांग्रेस या राहुल गांधी कर रहे हैं उसका ये तोड़ है, जो कि हमने हरियाणा में भी देखा कि शायद इसका उनको फ़ायदा हुआ हो। तो ये जो पूरा चल रहा है उसमें कि ये एक तरीके से जो पूरी राजनीति है वो खिचड़ी तरीके से बनी हुई है। जिस तरीके से वहाँ पे पार्टियों में खिचड़ी है, उसी तरीके से ये पूरी राजनीति जो है एक बड़ा मुश्किल है। मतलब देखिए पिछले 5 सालों में भी किस तरीके से पार्टियां टूटी, किस तरीके से गठबंधन बदले, कोई सरकार किसी की थी, कोई दूसरी सरकार बनी, 2 पार्टियां टूट गई। तो उसी तरीके की जो राजनीति है वो इस समय बहुत कंफ्यूजिंग चल रही है महाराष्ट्र में। लेकिन ट्रेडिशनली काफ़ी समय से वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना को जनता समर्थन देते आई है। अब इस बार देखना है कि 2 शिवसेना हैं, 2 एनसीपी हैं, बीजेपी एक तरफ है, जितनी सीटें पहले लड़ी थी उतनी सीटें वो नहीं लड़ रही है। कांग्रेस को लोकसभा में बहुत फ़ायदा हुआ था, इस समय उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती है, क्योंकि ये राज्य के चुनाव है। तो ये बड़ा एक रोचक चुनाव महाराष्ट्र का हो गया है, जिसके बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी प्रेडिक्ट करना, कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते में और जब चीज़ें ज़मीन पर मजबूत होंगी, लोगों को समझ में आएगा कि कौन कितने दावे, कितने वादे, जैसा कि आपने कहा कि जो वादे हैं उनका कितना असर पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा अभी अर्ली है। 1 हफ्ते के अंदर पता लगना शुरू हो जाएगा कि आखिर किन के वादों में दम है और किन के जो दावे हैं वो जनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। वैसे महाराष्ट्र की जनता जिसको भी चुनेगी, सबसे बड़ा इंटरेस्ट शायद देश का यही होगा कि सरकार कैसे बनती है, किन के मिलकर बनती है, और सबसे बड़ी बात ये कि असल दल है कौन सा। जैसा आपने बताया कि 4 से 6 हो चुके हैं, तो उनमें से असली वाला कौन सा है, जनता की मोहर किस पर है, ये स्पष्ट हो पाएगा। इस पर हमारी ज़्यादा दिलचस्पी होगी। बहुत शुक्रिया आज की बिग पिक्चर पर इतनी डिटेल में बातचीत के लिए।